आज दक्षिण भारत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने, और इस बैठक में उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को और नेताओं को बुलाया था। 14 नेता अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कम से कम 5 राज्यों से तो सीनियर लीडर हैं ही। इसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, पंजाब के भगवंत मान हैं, रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना से, बीआरएस की तरफ से केटीआर तेलंगाना के ही वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक समर्थन की चिट्ठी यहाँ पर भेजी है। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से उन्होंने एक चिट्ठी स्टालिन साहब को भी भेजी है, एक चिट्ठी मोदी साहब को भी भेजी है। तो वो इसमें कोई एक पक्ष जो है वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की तरफ से डीके शिव कुमार हैं। तो दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों के नेता यहाँ पर हैं। और पूर्वी राज्यों में अगर हम देखें, विपक्ष के जो राज्य हैं उसमें से ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई हैं। उत्तर भारत से भगवंत मान को यहां पर बुलाया गया। मुद्दा है डिलिमिटेशन का, परिसीमन का। सब जानते हैं कि देश के अंदर सेंसस होने वाला है, फिर सेंसस के डेटा के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बाय रूल ये किया जाता है कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज की जाती है, और उस वक्त जो जनसंख्या पाई जाती है अलग अलग राज्यों में, उसके हिसाब से परिसीमन के आधार पर तय होता है कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें या विधानसभा की सीटें होंगी। स्टालिन साहब का बार बार ये कहना है, और इस मुद्दे को वो बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, कि इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में उत्तर भारत को फायदा होगा, दक्षिण भारत को नुकसान होगा। मतलब उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत की सीटें या तो कम हो जाएंगी या उतनी नहीं बढ़ेंगी। इस पर अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने तमिलनाडु में जाकर ही एक स्टेटमेंट दिया था। और उन्होंने कहा था कि प्रो रेटा बेसिस पर, मतलब जो अनुपात के आधार पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी, और एक भी सीट तमिलनाडु की या दक्षिण की किसी भी राज्य की कम नहीं होने जा रही है। ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं। और बार बार केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से अमित शाह जी के बयान को कोट किया जाता है जब भी इस विवाद का जिक्र होता है। लेकिन उनका शक बना हुआ है स्टालिन साहब का, और बाकी जो नेता वहां पर पहुंचे, और उनका कहना यह है कि चूंकि हमने फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम किया, हमारे यहाँ पर बढ़ती आबादी पर अच्छा अंकुश लगाया गया, उत्तर के राज्यों में और पश्चिम के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें इसका नुकसान, इसका दंड मिलने वाला है एक तरीके से। जब अब नई लोकसभा गठित होगी परिसीमन के बाद, उसमें सीटें बढ़ जाएंगी, 800 सीटें, 850 सीटें, जितनी भी सीटें उस वक्त प्रस्तावित होंगी, उसमें बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में से ही सीटें जीतकर वो केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, उसको दक्षिण में अच्छा करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को बहुत ज्यादा एंट्री लोग नहीं देते हैं, ये स्टालिन साहब का मानना है। तो ये विवाद है। लेकिन आज उन्होंने एक और गंभीर बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो फिर एक और मणिपुर जैसी सिचुएशन बन जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मणिपुर की सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां की लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इसलिए वो राजनीतिक तौर पर दबाव नहीं बना पा रहे। फिर अगर कल को हमारी भी सीटें कम हो जाएंगी, या अनुपात ऐसा नहीं रहेगा जो आज है, आज 39 सीटें हैं, मान लीजिए 40 फॉर डिस्कशन से हम मान लेते हैं तमिलनाडु की है, यूपी की 80 सीटें हैं, तो मतलब तमिलनाडु और यूपी में 1:2 का रेशियो है। ये रेशियो बराबर रहना चाहिए, उनका कहना है। अमित शाह लगभग ये बात कह चुके हैं जब वो प्रोरेटा बेसिस की बात कर रहे हैं। तो स्टालिन साहब केवल आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक माहौल बना रहे हैं, अपने राज्य के लोगों के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं, उत्तर भारत और केंद्र सरकार के लिए वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, जैसा बीजेपी कह रही है, या उनकी जो शंका है वो जायज है। इस पर 2 बयान में फिलहाल आपको सुनाता हूं। अमित शाह जी ने कल पार्लियामेंट पे स्टालिन साहब के बारे में बोला, हालांकि वो भाषा विवाद पर बोल रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि ये भाषा विवाद और डिलिमिटेशन विवाद जुड़े हुए हैं, केवल एक विवाद खड़ा करने के लिए स्टालिन ये उठा रहे हैं मुद्दे। और दूसरा, आज भगवंत मान जो इस बैठक में पहुंचे हैं, क्योंकि हिंदी बोलने वालों में एक वही मुख्यमंत्री थे, तो इसलिए उनका बयान आपको सुना रहा हूं। ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स
तमिल में तमिलनाडु में बनाया। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलो परसेंटेज बढ़ाने के लिए 888 सीट है सर, जो नई पार्लियामेंट है। 888 सीट्स, 850 लगा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 860 कर लेंगे। ये इनका पहले से ही प्लान था कि साउथ को डिक्रीज कर देंगे, नॉर्थ को इंक्रीज कर देंगे, जहां जहां से हम जीतते हैं। अब यूपी की हो सकता है 125 से ज्यादा हो जाए, 125 से ज्यादा हो जाए, 146 भी हो सकती हैं। डिपेंड्स के मूलधन 100, अगर ये 850 करते हैं, 870 कर दी तो ज्यादा भी हो सकती है। तो इस मामले में हम आपके साथ हैं। भगवंत मान जी ने इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ से पेश किया कि उनका ऐसा प्लान है कि वो ऐसा करेंगे। तो ये बात तो हमारा संविधान कह रहा है, हमारा सिस्टम ही कह रहा है कि सेंसस के बाद आबादी के आधार पर आप सीटों का बंटवारा एक नए सिरे से करेंगे। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अगर कांग्रेस की सरकार हो तो उसको भी करना पड़ेगा, ये केवल एक फैक्चुअल बात। लेकिन आपने उनको सुना, दक्षिण भारत के साथ नाइंसाफी करेगी केंद्र की सरकार पर, इसी मन में ये शक है। देखिए, अमित शाह जी ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया और उसके पहले भी जवाब दिया हुआ था। चूंकि अब ये दक्षिण बनाम उत्तर भारत का जो विवाद भाषा का चल रहा है और अब इसे परिसीमन के माध्यम से देखा जा रहा है, लेकिन अगर जनगणना, अगर जनसंख्या आधार होगी तो ये तो तय है ना कि भाई उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा। अगर 2011 की अगर जनसंख्या आप देखोगे तो उत्तर भारत के जो दक्षिण भारत के जो 5 राज्य है उनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ के करीब है और उत्तर भारत के 50 करोड़ के करीब है। और आखिरी बार जो परिसमन हुआ था 1976 में, जो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, तो तब 54 करोड़ के करीब पॉपुलेशन थी कंट्री की। तो 10 लाख को आधार माना गया था, उसके हिसाब से 543 सीटें का एडजस्टमेंट हुआ था। तो जनसंख्या तो आधार रहेगी। सरकार पहले तो अभी जनगणना हो भी नहीं है, सरकार को पहले जनगणना करवाना है। 2011 के हिसाब से करती है सरकार, या 2021 में जनगणना करवा के उसके आधार पर परिसीमन करती है। सरकार को तय करना है, सरकार जनगणना करवाएगी, जनगणना जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। तो यह कह देना कि भाई उत्तर भारत की सीटें नहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी और हमारी सीटें कम होंगी, मुझे लगता है ठीक नहीं। सीटें तो उत्तर भारत की बढ़ेंगी। नहीं सर, देखिए अगर जनसंख्या में भी अगर नहीं सर, उनका बात ये ठीक है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी पर बेहतर काबू पाया उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि परिसीमन या नंबर ऑफ सीट्स ये डिपेंड ही करता है जनसंख्या पर। जहां जनसंख्या ज्यादा वहां ज्यादा सीटें, जहां जनसंख्या कम वहां कम सीटें। तो इस लिहाज से उत्तर भारत को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये बात तो सही है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा प्रो रेटा बेसिस में, क्योंकि कोट कर रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए। क्या अमित शाह जी के कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो आज अलग अलग राज्यों का बना हुआ है सीटों का, वो चाहे सीटें कितनी भी हों वो रेशियो नहीं बदलेगा? बिल्कुल, प्रो रेटा का मतलब यह है कि जो आधार जो बना हुआ है उसी आधार पर उसी तरह से, मतलब सीटें तो बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है, सीटें बढ़ेगी, तमिलनाडु की भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उसकी नहीं, तमिलनाडु की आबादी घटी नहीं है, कम बढ़ी है, रेशियो में उसमें आबादी में कम बढ़ा है। तो प्रो रेटा का मतलब है कि उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा जिस तरह से सीट्स बनाई गई हैं। अब 2-3 बातें समझने की। देखिए, ये झगड़ा कोई आज स्टालिन साहब का नहीं है। पहली बात तो ये समझने की, स्टालिन साहब को विलन बनाने से पहले हमें समझना चाहिए 1971 के बाद हमने डिलिमिटेशन पर काम नहीं किया, ठीक है। उसको हमने 76 तक बनाया। फिर बात आई कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कहा गया कि भाई अभी इसको रोक दिया जाए, क्योंकि उस समय भी यही झगड़ा हो रहा था। इसी झगड़े के डर से तो नहीं किया ना पहले भी, हम इसको 1976 से टाल रहे हैं। फिर 2000 में वाजपेयी सरकार आई, उस समय भी यही बड़ा विवाद था और तब नायडू साहब उनके साथ हुआ करते थे, तब भी ये बड़ा विवाद हुआ। तो उस समय 84th अमेंडमेंट लाके पार्लियामेंट में उसको 2026 तक के लिए फ्रोजन कर दिया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन उसका मतलब ही होता है, क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है। आप 1951 में देखें तो हमारे पास 7,30,000 का वो थी पॉपुलेशन एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर, जो 71 में आके हो गई 10 लाख। और आज की तारीख में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख भी है।
ज्यादा तो से हल्का गिरीश तो 31 लाख है हाँ, मतलब तेलंगाना में, नॉर्मली तो इसलिए और लक्षद्वीप 50,000 है। 90,000 के करीबन है वहां पर। तो उस पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करके, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव के पास यदि 30 लाख लोग हैं तो उसकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती, तो ये डिलिमिटेशन उसका पर्पज भी है। लेकिन प्रो रेटा बेसिस का मतलब ये साफ है कि जो आधार पर आज सीटें हैं उसी आधार पर मोटे तौर पर बदलाव होगा। नहीं, लेकिन अगर मैं 848 सीट्स की बात हुई नहीं है। लेकिन सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप आबादी के हिसाब से डिलिमिटेशन करेंगे, जी। 10 लाख पर एक सीट बनती है ना। अभी जो है हमारे पास 10 लाख पर है, अब उसको कितना बढ़ाते हैं अगर कम नहीं करते तो यही हम फिगर की बात करते हैं। इस लिहाज से मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है तमिलनाडु से, जी। तो उसके बाद अगर यूपी की सीटें इस रेशो के हिसाब से और ज्यादा बढ़ जाएं तो वो भी फेयर है। मैं वैसी बात कर रहा अभी हूं। तो 80 सीटें रही नहीं, ना, लेकिन ज्यादा उसमें एक पॉपुलेशन तो 80 सीटें आई ना ये उसमें। कहने में बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि आबादी बढ़ गई है तो आबादी का, लेकिन जिस स्टेट ने आपकी पॉलिसीज का फॉलो किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उनको नुकसान हो, उसका से कम नहीं होना चाहिए। उसका से कम नहीं होना चाहिए। वो तो नुकसान उठाएं, और आपने उसको नहीं माना, आपने आबादी बढ़ा ली तो आपका अधिकार बढ़ गया, उससे नुकसान होगा ना। और उसका एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्क पड़ता है ना। मतलब आप 100 सीटों का उत्तर प्रदेश हो तो किसी की कोई सुनने की जरूरत है, आप सारा फोकस वहां कर लीजिए। जैसा अभी भी होता, कहा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश गृह मंत्री की सफाई पर्याप्त है आपके हिसाब से? पर्याप्त है, लेकिन उस पर काम अभी होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये लिस्ट है जो 848 सीट्स हम यदि बढ़ेगी तो 848 सीट्स होगी, और उसमें जो स्टालिन साहब की चिंता है मैं उस पर बता रहा हूं कि यदि वो बदली आबादी के हिसाब से, प्रो रेटा पर नहीं हुआ, आबादी के हिसाब से बदली, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें 143 हो जाएंगी प्रोजेक्टेड सीट्स, 143 84% बढ़ जाएगी, और 63 सीट्स का गेन होगा। जबकि तमिलनाडु को देखें तो 39 सीटें हैं जो बढ़कर 49 हो जाएगी, केवल 10 सीटों का गेन होगा। मैं एक स्टेट वाइज आपको बता रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 42 सीटें हैं, वो बढ़ के 54 हो जाएंगी। तो नियम के हिसाब से देखें तो जो उनको शंका है वो जायज है, लेकिन अब सवाल केवल इतना है कि वो जो केंद्र सरकार गृह मंत्री की तरफ से इस पर एक क्लैरिफिकेशन आया है, आश्वासन आया है, तो उसको माना जाए या ना माना जाए? त्रिपाठी जी। नहीं, प्रति व्यक्ति औसत आय एक चीज होती है, और अक्सर दक्षिण भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति औसत आय बड़ी अच्छी होती है। कम लोग होते हैं, संसाधन ज़्यादा है, यहाँ से लोग कमाने भी वहाँ जाते हैं, वहाँ उद्योग धंधे लगते हैं, पूरा देश उसी आधार पर काम करता है। तो क्या कहें कि यहाँ के लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, वहाँ जो हुंडई कार बन रही है, वहाँ जो फ्रिज बन रहा है, वहाँ जो, वो बंद कर देना चाहिए। देश में एक तरह से बात होगी ना। मुंबई में कोई मुंबई के लोग तो है नहीं, पूरे देश के लोग जाकर, कितनी लोकसभा सीटें हैं समीर जी पूरे मुंबई में? सिर्फ मुंबई में 9 सीटें हैं। मुंबई में इतनी सीटें हो जाती, क्यों? क्योंकि देश भर से लोग वहां आए, डेंसिटी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। अब इसी देश में आंध्र प्रदेश की मलकाजगिरी का जिक्र किया, 30 लाख के आसपास है, तो लक्षद्वीप अभी 50,000 के आसपास है, दमन दीव है, लद्दाख है, ये सब बड़ी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी। भारत का जब संविधान बना तो जो एक तो जनसंख्या है, दूसरा प्रतिनिधित्व तो कैसे उस क्षेत्र को मिलेगा, वो दोनों उसमें शामिल किया गया। अब इसके बाद क्या है कि आपने कहा कि हमने जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम चलाया। नहीं, इतना भर नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम के साथ आपको भारत में पोर्ट का पूरा हिस्सा, ये तो प्रकृति प्रदत्त मिला, नहीं मिला इधर के लोगों को। भाई यूपी बिहार में कुछ है ही नहीं, तो अब क्या करें? बिहार से झारखंड अलग हट के गया, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, एक दो नहीं, पूरी लिस्टिंग कर सकता हूं मैं। जितने डेवलप्ड स्टेट कहे जाते हैं, क्या है? मुंबई का पोर्ट, गुजरात का पोर्ट, तमिलनाडु का पोर्ट, आंध्र प्रदेश का पोर्ट, अब वो तेलंगाना में चला गया। सवाल यहां यह है कि हम देश की तरह किसी मुद्दे पर बात करेंगे, या हमको हर बात पे याद आएगा और धमकी देंगे कि हम मणिपुर बना देंगे। प्योरली पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर करना चाहिए। नहीं, प्रो रेटा बेसिस होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एक होगा, लेकिन रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी उसका भी ध्यान रखा जाएगा। यही पहले भी था। सर समय ओवर हो गया, लेकिन क्विक कमेंट, सॉरी मैं आपके पास ज्यादा समय लेके नहीं आ पाया, एक छोटा सा कमेंट इस पर। नहीं, देखिए जैसा मित्रों ने कहा, चिंता उनकी जायज है। मैं हर्षवर्धन जी की बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देश एक पूरा है और लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं कमाने खाने, तो आबादी का संतुलन बदलता रहता है। लेकिन उनकी चिंता भी जायज़ है। भाई अगर उत्तर प्रदेश से 144 सीटें हो जाएंगी, बिहार की जो है 40 से बढ़ के शायद 60 के आसपास हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 49 होंगी, तो बैलेंस जो आज है वो बिगड़ेगा ना। बिहार की सीट 79 हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा वो डर ये बता रहे हैं कि फिर तो मोदी जी यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, एमपी से ही बना लेंगे अपनी सरकार। मान लेना हुआ। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, कोई भी उत्तर भारत के जो नेता, आज भी देखिए दक्षिण से प्रधानमंत्री बनना कितना मुश्किल है।
नरसिम्हा राव बने, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, देवगौड़ा बने, एक्सीडेंटल Purely accidental. प्योरली एक्सीडेंटल प्राइम, दो ही प्राइम मिनिस्टर बने दक्षिण से बने। कोई प्रधानमंत्री दक्षिण से क्यों नहीं बनता? ब्रेक पे ठीक जाने है से सर, पहले ठीक एक है। सवाल का एक बड़ा जवाब। कारण ये भी है कि वहां के सौरभ जी, administration सर, उत्तर सर, में सर, एक कम है। सवाल का जवाब। ब्रेक की बात भगवंत करेंगे। मान उत्तर भारत के नेता हैं कि दक्षिण भारत?